एटम्स चैप्टर आपका जो है बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा और अच्छा चैप्टर है। इसमें केमिस्ट्री में आपने काफी कुछ पढ़ रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में, ठीक। 11 में स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया जाता है। मेनली बेटा 3 मॉडल थे एटम के जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है। सबसे पहला मॉडल था थॉमसन का मॉडल, तो जे थॉमसन थे। सबसे पहला था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। दूसरा है रदरफोर्ड साहब का मॉडल, तो इट वाज रदरफोर्ड्स मॉडल। और तीसरा है बोहर्स मॉडल। मतलब आपके सिलेबस में 3 मॉडल्स हैं, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोहर साहब का मॉडल। सबसे पहला मॉडल था थॉमसन का मॉडल। थॉमसन ने मॉडल दिया प्लम पुडिंग मॉडल, सुना होगा आपने, बड़ा फेमस है, ठीक। या इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग या वाटरमेलन। वाटरमेलन की अगर मैं बात करूं तो वाटरमेलन सबको पता है, अंदर ये पूरा रेडिश पोर्शन होता है। अगर इसको हम लोग कुछ ऐसा बना दें, ये मान लो कोई एक एटम है और एटम के अंदर का जो पोर्शन है वो उन्होंने कहा, जैसे वाटरमेलन होता है ना, अंदर पूरा रेडिश होता है, तो उन्होंने कहा ये सब अंदर का पोर्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, और बीच बीच में इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे धंसा हुआ है। इनके मॉडल के हिसाब से पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसमें जैसे किसी तरबूजे में बीच बीच में बीज धसे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं, ठीक। तो ये इनका मॉडल था। इन्होंने कहा कि कोई भी एटम भैया ऐसा ही होता है, और एटम को उन्होंने बस एक पॉइंट ये सही बता पाए थे, जो ये समझ पाए होंगे, वो ये था कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है, ये रेडिश पोर्शन में जितना पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होगा, और नेट चार्ज कितना होगा एटम में? 0। तो एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, ये बात ये बता पाए थे। तो फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं, ये जो है अंदर दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। मतलब इनके हिसाब से एटम में ये सब न्यूक्लियस है। इनके हिसाब से एटम हॉलो नहीं होता, खोखला नहीं होता। इनके हिसाब से ये सब न्यूक्लियस है और जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, राइट। ये इनका अपना मॉडल था। लेकिन ये मॉडल यार सबको पता है, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से एकदम बकवास मॉडल है, तो टोटली फ्लॉप हुआ। बाद में लोगों ने बताया भैया इसमें बहुत सारी कमियां हैं, ठीक। तो आपके लिए ये वाला मॉडल क्या है ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस मॉडल में ड्रॉबैक क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो थॉमसन के मॉडल का ड्रॉबैक क्या है? कोई बता सकता है क्या ड्रॉबैक है? बताओ भाई। सबसे पहला ड्रॉबैक तो इनके मॉडल का यही है कि इसमें कुछ सही नहीं है। मतलब इनके मॉडल के हिसाब से ही कुडंट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम बनता है ना, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफुंड, ये नाम सुने होंगे आपने। बाकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे क्या है क्यों है, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई नाम इस तरह का इन्होंने लिया ही नहीं कि स्पेक्ट्रम जैसा कुछ हो सकता है, राइट। इसके बाद ये अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ही कुडंट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग होती है उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। थॉमसन का मॉडल क्या है ये मैंने कहा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों फेल हुआ ये इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर में कि क्यों फेल हुआ। तो सबसे पहला फेल होने का पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, लार्ज एंगल स्कैटरिंग जो था, डिफ्लेक्शन जो था अल्फा पार्टिकल्स का, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपने इस मॉडल के थ्रू। अब अगला मॉडल आता है
रदरफोर्ड साहब का मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दैट वाज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक सेटअप बनाया था, मैं देख रहा हूं उसका डायग्राम आपके में है कि नहीं है। इन्होंने एक सेटअप बनाया, मतलब सेटअप में क्या किया कि एक कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया, ठीक, जो रेडियो एक्टिव समझते हैं ना, जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, तो एक इन्होंने इस तरीके का, शायद वो बिस्मथ था, बिस्मथ होता है ना, BI, तो इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और उसमें से अल्फा पार्टिकल्स अपने निकल रहे होंगे, और वो अल्फा पार्टिकल्स की इन्होंने बम्बार्डिंग कराई। अल्फा पार्टिकल्स को एक बहुत ही नैरो स्लिट से पास किया, इसमें एक हल्का सा होल करके एक इन्होंने स्लिट बनाया, और इस स्लिट से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया, मतलब एकदम पतली सी अल्फा पार्टिकल्स का एक बीम आए, ठीक। और यहां सामने उन्होंने एक गोल्ड फॉइल रख दिया, तो एक गोल्ड फॉइल हो गया। अब गोल्ड फॉइल के थ्रू क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, और ये गोल्ड फॉइल जो रखा था इसका थिकनेस बहुत ही कम था, एकदम पतली सी झिल्ली थी, ठीक। अब वो गोल्ड फॉइल के थ्रू जब पार करके वो अल्फा पार्टिकल गया, तो वो अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पर पहुंचते ही स्कैटर हो गया। यहां से अल्फा पार्टिकल्स कुछ ऐसे आए, मान लो स्ट्रेट लाइन में, और यहां से अब वो स्कैटर हो गए, कुछ इधर 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 गए, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो गए। और इन्होंने स्क्रीन पर अल्फा पार्टिकल्स का डिटेक्टर लगाया, तो अल्फा पार्टिकल डिटेक्टर यूज कर लिया, मतलब अल्फा पार्टिकल कहां गिरा, इस चीज को वो अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जान पाए कि जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से स्कैटर होता है, पास होता है, मतलब स्कैटर जब होता है, तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाता है। अब उन्होंने ये देखा कि उसका स्कैटरिंग एंगल क्या है, ठीक, उसके बारे में ये इन डेप्थ इन्होंने स्टडी किया, ठीक, और इन्होंने अपना मॉडल बनाया। अब उस मॉडल के थ्रू इन्होंने, यानी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इनका ये था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी स्कैटरिंग, एकदम स्ट्रेट चले गए। इससे उन्होंने रिजल्ट ये निकाला कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, एटम का ज्यादातर पार्ट कैसा है, खोखला है, हॉलो है, एटम एकदम खाली खाली होता है, राइट। और दूसरा ऑब्जर्वेशन इनका था, मेनी अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरी लार्ज एंगल, मतलब कई सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जिनमें लार्ज एंगल स्कैटरिंग हुई। लार्ज एंगल स्कैटरिंग का मतलब, अगर मैं उसको बना के दिखाऊं, तो जैसे मान लो ये कोई एक एटम है, इन्होंने कहा ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एकदम ऐसे सीधे चले गए, उनमें कुछ नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स एकदम ऐसे सीधे सीधे पार हो गए, उसमें कोई डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं हुआ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी रहे होंगे जो बहुत लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, जैसे जा रहा था ऐसे घूम गया, कोई इधर से जा रहा था वो ऐसे घूम गया, ठीक, कोई ऐसे जा रहा था वो ऐसे घूम गया, एकदम ही लगभग लगभग अपने ट्रैक पर वापस लौटा, इस तरीके का। अब इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि अल्फा पार्टिकल जो होता है, बोलो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस। अगर हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं तो वो क्या बनता है, अल्फा पार्टिकल। ये चीज तो पता है ना, शायद पहले ही बताया होगा मैंने। अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रो में भी यूज में आया होगा। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अल्फा पार्टिकल बन गया। और अल्फा पार्टिकल का मतलब सीधा हो गया बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऐसे चला गया, इसका मतलब किसी दूसरे पॉजिटिव ने उसको रिपेल कर दिया। तो इन्होंने कहा इसका मतलब यहां एटम के सेंटर पर कोई पॉजिटिव चार्ज है। इन्होंने कहा एटम के सेंटर पर कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसने इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल किया, जिसकी वजह से वो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ। कुछ बात समझ में आई। तीसरा ऑब्जर्वेशन इनका यह था कि वेरी रेयर अल्फा पार्टिकल्स जस्ट रिट्रेस्ड देयर पाथ।
बहुत ही रेयर अल्फा पार्टिकल था जो सीधे गया और जस्ट वापस हो गया अपने पाथ पर। तो 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में जस्ट वापस चला गया। इसका मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पर कंसंट्रेटेड है और उसकी डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा है, यानी न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तभी अल्फा पार्टिकल गया होगा, इससे टकरा कर वापस आ गया होगा। अगर कोई चीज वापस आ रही है मतलब टकरा के आई है। तो ये समझ गए कि भाई एटम है, एटम का ज्यादातर पार्ट खाली है, एटम के एकदम सेंटर पर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत 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 ज्यादा होती है, राइट। उसी से टकरा कर ये अल्फा पार्टिकल लौटा। और क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा, इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि 8000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल लौटा। अगर एक ही लौटा इसका मतलब वो बहुत ही छोटे स्पेस में न्यूक्लियस होता है, उसी एक छोटे से न्यूक्लियस से टकराकर ये वापस लौटा होगा। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? 3 ऑब्जर्वेशन थे, उससे 3 रिजल्ट इन्होंने निकाले और उसके हिसाब से इन्होंने मॉडल को एक्सप्लेन किया। करेक्ट है? ये डायग्राम समझ में आया? गलत है ये, इस डायग्राम में कुछ गलती है। क्या गलती है? हाँ, क्या गलती है भाई? क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं, इलेक्ट्रॉन की तो इन्होंने बात ही नहीं किया, इन्होंने तो न्यूक्लियस की बात किया और अल्फा पार्टिकल्स की बात किया। इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब? तो भाई गलती इसमें ये है, ये वाला अल्फा पार्टिकल आपका स्ट्रेट चला जा रहा है और ऊपर वाला आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है। दिस इज रॉन्ग। जो अगर आप सही डायग्राम आप बनाओगे तो सही का मतलब ये हुआ कि ये मान लो कोई एटम है, सेंटर पर इसके क्या है? न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा है भाई? पॉजिटिव है। तो इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज हो गया और अल्फा पार्टिकल जो ऊपर ऊपर रहे होंगे वो एकदम सीधे निकल गए, या ऐसे नीचे जो रहे होंगे वो एकदम सीधे निकल गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर हैं, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं है। अब कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे रहे होंगे जो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, तो वो अपना यहां से देखो इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक, ये भी बात समझ में आती है। अब जो और पास होंगे वो और डिफ्लेक्ट होंगे। बोलो, जैसे जैसे आप पास पहुंचोगे न्यूक्लियस के, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा एंड वेरी रेयर अल्फा पार्टिकल retraced its path. This is now correct diagram. कुछ समझ में आया? वहां तो समझाते समय ऐसे ऐसे लाइनें खींच दी थी मैंने कि भाई पहले ही क्योंकि लाइन खींच दिया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, इसलिए वो सीक्वेंस आगे पीछे हो गया। बट वहां पर जब सारे रिजल्ट्स को हम लोगों ने कंबाइन किया तब पता चला कि भाई करेक्ट डायग्राम ये है कि जो न्यूक्लियस से दूर रहे होंगे वो अनडिफ्लेक्टेड गए, जो न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं उनमें रिपल्शन फील हो रहा है, जो थोड़ा पास आए थे उसमें थोड़ा सा डिफ्रैक्शन हुआ या कह लो कि स्कैटरिंग हुई, जो और पास थे उनमें लार्ज एंगल से स्कैटरिंग हुई क्योंकि रिपल्शन वहां पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्लियर है? तो बेटा ये था रदरफोर्ड साहब का मॉडल। रदरफोर्ड साहब के मॉडल में यही इतने पॉइंट्स हैं। अब एक इंपॉर्टेंट यहां पर डेरिवेशन आता है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ दिया जाता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब अगर आपने इस डायग्राम को ध्यान से देखा हो, देखो यहीं से वापस करा दिया मैंने, यहीं से वापस करा दिया, उसको एकदम न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचाया। इसका मतलब कि ये न्यूक्लियस के करीब मैक्सिमम R0 डिस्टेंस की दूरी मतलब ये बना के रखेगा, इससे ज्यादा अंदर ये नहीं जा सकता न्यूक्लियस के पास, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और अल्फा पार्टिकल में भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। न्यूक्लियस उस अल्फा को रिपेल कर रहा होगा, मतलब ये कोलिजन ऐसा नहीं कि आया एकदम ऐसे बढ़ गया ना, ये आएगा यहीं से वापस हो जाएगा, राइट। अब अगर ये वापस हुआ
इसका मतलब उसकी एनर्जी वहां कम हो गई होगी, खत्म हो गई होगी। अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है तो इस अल्फा पार्टिकल को बोलो हम लोगों ने कुछ वेलोसिटी दी होगी, इसका कुछ ना कुछ मास रहा होगा, इसको हमने कुछ वेलोसिटी दिया होगा, यानी कि अल्फा पार्टिकल के पास बोलो काइनेटिक एनर्जी रही होगी ½ mv²। और जब तक ये काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहेगी तब तक ये आगे बढ़ता रहेगा। इस पॉइंट पर बोलो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई होगी, तभी ये यहां से वापस हुआ है। कोई भी चीज वापस तब होती है जब उसकी वेलोसिटी वहां जीरो हो जाए। जैसे एक पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंकें, टॉपमोस्ट पॉइंट पर क्योंकि इसकी स्पीड जीरो हो गई, ये ऊपर जा रहा है, स्पीड घट रही घट रही घट रही घट रही घट रही, यहां जीरो हो गई, अब यहां से ये वापस लौटता है। बात समझ में आया? और घट क्यों गई स्पीड? क्योंकि इसको कोई ना कोई अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी लगा रहा है। इसकी एनर्जी इधर की तरफ जो थी वो काइनेटिक एनर्जी थी, जो अल्फा पार्टिकल को इधर ले जा रही थी, और अपोजिंग डायरेक्शन में समझ लो एनर्जी जो लग रही है वो रिपल्शन वाली एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। बोलो यार, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और रिपल्शन की एनर्जी कितनी होती है बताओ? दो चार्जेस अगर है तो हाँ 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। 1/4πε0 को K लिख सकते हैं भाई, तो K Q1 Q2 बाई R। Q1 कितना लिख दे? हाँ काहे में R² होगा भैया? अब ये समय आने के बाद ये दिन दिखाओगे। Q1 का मतलब इस पे कितना चार्ज है भाई? 2e का। और न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा दैट विल बी ZE अपॉन R। 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, राइट? अब वो R का मतलब हो गया वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अगर मैंने डायग्राम में R0 लिखा है तो हम R0 लिख देंगे, या अगर मैंने R लिखा होता तो R छोड़ देते, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जब पूरी की पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई तो काइनेटिक कितनी हो गई? 0। अब ये यहीं से वापस हो जाएगा, तो सबसे क्लोज ये कितना जा पाएगा? R0 डिस्टेंस। और यहीं से बेटा R0 का फॉर्मूला हमको मिलता है 2kZe² अपॉन ½ mv²। और ½ mv² काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए इसको छेड़ नहीं रहे हैं, नहीं तो इस 2 को ऊपर ले जाते और उसको हम 4 कर देते। बात समझ में आई? काइनेटिक एनर्जी है, एज इट इज रहने दो ताकि दिमाग में रहेगा। अब ये ZE क्या है, ये चीज समझ में आई? ZE इसका चार्ज है न्यूक्लियस का। भाई न्यूक्लियस अब किस एटम का ये तो नहीं पता ना हमको, बोलो भाई। तो ये न्यूक्लियस जिसका भी होगा उसका कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर Z है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है बोलो उतने प्रोटॉन्स होते हैं। तो ZE के बराबर इसका अपना चार्ज है, और 2e के बराबर पॉजिटिव चार्ज किसका होता है? अल्फा पार्टिकल का। तो देखो 2e ZE, राइट? ये कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। कोई डाउट हो इसमें तो बताइए। क्लियर है? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर और है जिसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर देखो यहीं पर मैं बता दे रहा हूं आपको। इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब ये हुआ, जैसे ये मान लीजिए आप कोई न्यूक्लियस था फॉर एग्जांपल, और अल्फा पार्टिकल आ रहा है ऐसे, यहां से मुड़ रहा है, ये वाला इधर से आ रहा है और ये ऐसे इधर की तरफ स्कैटर हो रहा है, राइट? और इंपैक्ट पैरामीटर का सिंपल फॉर्मूला, सिंपल तो खैर नहीं है, बड़ा आड़ा टेढ़ा फॉर्मूला है। इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब ये डिस्टेंस है, ये, और इस डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, रटा तो मुझे भी नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूं। KZE² cot θ/2 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी K। कुछ ये मैच करता है पुराने से ही, जो इसके पहले वाला ये वाला भी फॉर्मूला हमने देखा, कुछ मैच करता है, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आपके किताब में लिखा हुआ है, मैंने भी सीधे सीधे आपको फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला तो फिलहाल ऐसे ही रट लो, इसका सेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं।
इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब देखो ये तो सेंटर लाइन है ऐसे ही, ठीक। ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था और लार्ज एंगल पर वो स्कैटर हुआ, तो ये कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रहा होगा, ठीक। उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला देखो, k मतलब 1/4πε0 ZE² cot θ/2 अपॉन k। k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और थीटा का मतलब कितने एंगल से स्कैटर हुआ, डेविएट हुआ। क्लियर, ये वो वाला एंगल है, उसको हम रखते हैं। अब आप जरा समझो, अगर ये एंगल जो थीटा है, अगर ये थीटा मान लो 0 हो जाए, अगर ये थीटा 0 हो जाए, इसका मतलब ये कॉट 0 हो जाएगा, और कॉट 0 का मतलब कितना होता है, tan 0 कितना होता है, 0। तो कॉट 0 कितना होगा, 1/0, मतलब इनफाइनाइट बोल सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं। इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। b की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब जो अल्फा पार्टिकल, मान लो ये न्यूक्लियस है तो ये उसका एक्सिस है, बोलो यार, न्यूक्लियस के एक्सिस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर होगा, वही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा। मतलब जो न्यूक्लियस से काफी दूर होंगे अल्फा पार्टिकल्स, वही एकदम स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे। बात समझ में आई। अगर यही एंगल मैं 180 ले लूं तो अगर इसको 180 ले लिया जाएगा तो क्या ये cot 90 बनेगा। tan 90 होता है बोलो इनफाइनाइट, तो cot 90 कितना होगा, 0। और अगर cot 90 0 है तो b की वैल्यू भी 0 है, और b की वैल्यू 0 का मतलब जरा चेक करो, इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल जस्ट सेंटर की तरफ जा रहा होगा वही रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, और कोई रिफ्लेक्ट होकर वापस। इसीलिए वेरी रेयर, एक्सट्रीमली रेयर अल्फा पार्टिकल ने अपने पाथ को रीट्रेस किया था। ये बातें हम इंपैक्ट पैरामीटर से समझ सकते हैं, राइट। एक नंबर में अगर कभी पूछा गया तो पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक। ये फॉर्मूला याद कर सको तो ठीक है, नहीं तो इतना याद कर लेना कि b जो है वो प्रोपोर्शनल टू cot θ/2 है, बस इतना भी याद होगा तो चलेगा। वैसे ये फॉर्मूला पूरा पूरा ऊपर की तरह है, देख लो, केवल 2 नहीं है, बस देख लो 2 नहीं है, वो 2ZE² जो था ना, वो 2 नहीं है बस, बाकी लगभग सेम है, और cot θ/2 एक्स्ट्रा है। बस थोड़ा इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हो कि इसमें क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा है। फिलहाल रदरफोर्ड साहब का जो मॉडल है, अब आते हैं उस मॉडल की लिमिटेशंस में। रदरफोर्ड साहब के टाइम में यह माना जाता था, इनके मॉडल के लिमिटेशन की मैं अगर बात करूं तो उस समय यह माना जाता था कि अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करेगा। बोलो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएशन होगा। मतलब अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। और ये बात आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि अगर चार्ज रेस्ट पर है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करेगा, राइट। और क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट को हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट मानते हैं, और सर्कुलर मोशन में बोलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होता है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, और अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो पुरानी थ्योरी के हिसाब से वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी लगातार कम हो रही होगी, और अगर एनर्जी कम हो रही होगी तो इसके ऑर्बिट का रेडियस लगातार घटता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा, मतलब उसमें जाके गिर जाएगा, राइट। यानी कि ये एटम की स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाए थे, यानी रदरफोर्ड कुडंट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सो ही कुडंट explain
स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा इनके मॉडल में प्रॉब्लम था कि ये अल्फा नहीं, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था ये उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ही कुडंट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि वहां पर अलग अलग सीरीज है, लाइमन बामर पार्सन ब्रैकेट पीफंड अलग अलग है, ठीक, डिस्क्रीट सीरीज है। बट अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते उसका इस तरीके से अगर उसका ऑर्बिट का रेडियस कम होगा तब तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करता ही रहेगा, तो इट शुड फॉर्म कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। बट ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं किया गया। उन्होंने देखा कि भैया इस तरीके से नहीं होता है, जो एनर्जी रेडिएट होती है उसमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। तो ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पार्शली थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं बट ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर है? तो ये था रदरफोर्ड साहब का मॉडल। इनके मॉडल में देखो इंपॉर्टेंट पहला तो यही है कि भैया लिमिटेशन क्या है। दूसरी बात डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर, क्योंकि फॉर्मूला है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। क्लियर है? एक इसमें ग्राफ और बनाते हैं, कुछ किताबों में ग्राफ बना होता है इस पर, दैट इज स्कैटरिंग एंगल एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट दैट एंगल। स्कैटरिंग एंगल एक्स एक्सिस पर है और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट दैट एंगल, इन दोनों के बीच का ग्राफ बनाते हैं। और ये जो ग्राफ होता है ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, इस तरीके का कि जैसे जैसे वो एंगल थीटा जो है, स्कैटरिंग एंगल जो है वो बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो है वो कम होता जाता है। कोई मुझे बताएगा स्कैटरिंग का जो एंगल है यहाँ पर वो कहां से कहां तक होता है? 0 से 180 तक। जीरो एंगल वाला बोलो वो था जो एकदम स्ट्रेट चला गया, और 180 वाला वो था जो जस्ट वापस लौट आया। अब आप खुद सोचो, जब एंगल 0 से 180 की तरफ जा रहा है तो जब वो 180 हो जा रहा है तो केवल एक ही अल्फा पार्टिकल वापस लौट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एंगल थीटा को बढ़ाता जाऊंगा तो नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो उस एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं वो लगातार कम होता जाएगा। या आप इसको जो है एकदम यहां से लाकर यहां पे मिला भी सकते हो, 180 डिग्री पे मिला दो, 180 से ज्यादा बोलो होना नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये 180 तक ही जाएगा, तो इसको हम लोग इस पे मिला सकते हैं ला करके, कि हम डिक्रीज तो करा ही रहे हैं, डिक्रीज कराते कराते इसको हम सीधे यहां पे ले आएंगे और ये एंगल हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये 0 था, वहां पर 180 हो गया, और इस तरीके से हम एक ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, राइट। और इनफैक्ट यहां पर भी अगर आप देखो, जीरो डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा में हो रहा है बट इनफाइनाइट में नहीं हो रहा है। बोलो यार, जीरो एंगल पर भी बोलो एन की एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसको भी हम वाई एक्सिस पर लाके टच करा सकते हैं। और इसमें जब आप देखेंगे ना, एन थीटा जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2 होता है। यानी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच आर स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा इज रिलेटेड विद एंगल थीटा लाइक दिस। n is inversely proportional to sin to the power 4 थीटा बाई 2। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैंने वन शॉट अभी लिया था एटम्स में, मैंने उस पर एक क्वेश्चन करवाया भी था इस चीज का। और क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है, भाई 60 डिग्री पर स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल्स मान लो 200 हैं, ठीक, तो 90 डिग्री पे स्कैटर होने वाले बताओ, इस तरीके का। तो ये दिया 200 और ये दिया उस केस में 60, तो 60/2 30, sin 30 पता 1/2 होता है, पावर 4 कर लेंगे हम। बोलो यार, ऐसे ही 90 पे पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है यहाँ 90 रखेंगे, 90/2 45 होता है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो, रेशियो ले लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो ये ऐसा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 60 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 90, और जब
रेशियो लोगे बेटा तो ये नीचे है, यानी कि 60 वाला नीचे आएगा, साइन की पावर 4 60/2 मतलब 30, ये नीचे आएगा, और ये वाला ऊपर आएगा। बोलो साइन की पावर 4 90/2 मतलब, समझ में आ रही है बात? बोलो ये हमें गिवन है, ये हमें पता है, ये निकालना है, राइट? तो इस तरह के न्यूमेरिकल, इस पर छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगली क्लास में आप लोग को बोहर्ट्ज मॉडल पढ़ाएंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे, वही है थोड़ा बड़ा जो पढ़ने लायक है।